वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड में। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हम लोग प्लांट का रेस्पिरेशन देख चुके हैं और किस तरह से रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा प्लांट में वो हम लोगों ने अच्छे से देखा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे होता है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन होता है कहाँ पर? सेल में। रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा सेल में, और सेल में भी कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कहाँ से मिला है? न्यूट्रिशन से, और ये पहुंच चुका है एब्जॉर्प्शन के बाद सेल में। अब इसी तरह हम लोगों को पहुंचाना है किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जब पहुंच जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। तो बस इस ऑक्सीजन के सप्लाई को सेल तक पहुंचाने के लिए, सेल तक, टिल सेल, सेल तक पहुंचाने के लिए एक लंबा सा प्रोसेस चलता है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये पहले हमारे बॉडी में लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर बॉडी के सेल्स तक जाएगा, टिश्यूज होते हुए बॉडी के सेल्स तक जाएगा। इसी में जितने ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज से बना है और किस तरह काम करता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। सबसे पहले जो नॉस्ट्रिल है हमारा, नॉस्ट्रिल से लेके फेरिंग्स रीजन तक ये जो स्पेस है, पैसेज है, जिससे एयर इंटर करता है लंग्स में, इस पैसेज को कहते हैं नजल पैसेज। और उसके बाद ये जो रीजन है ये है फेरिंग्स का रीजन। और यहाँ पर जो लंबा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, या इसी का नाम है ट्रेकिया। और उसके बाद ये है हमारा लंग्स। ट्रेकिया के ऊपर में एक हम लोगों को कार्टिलेजिनस बॉक्स मिलता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और इस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से पहला पार्ट है नजल पैसेज। नजल पैसेज, नजल पैसेज एक ऐसा पाथ जिससे एटमॉस्फेयर से एयर इंटर करता है फेरिंग्स तक, फेरिंग्स तक एयर पहुंचता है। फेरिंग्स के बाद फिर ट्रेकिया में जाएगा और उसके बाद जाएगा लंग्स में। तो ये ओपनिंग जिसको हम लोग कहते हैं नोस्ट्रिल, नाक का ओपनिंग, नाक का होल, इससे एयर एटमॉस्फेयर से इंटर करता है नाक से होते हुए ये इस नजल चेंबर में, और नजल चेंबर से फिर ये जाता है फेरिंग्स में। तो नजल पैसेज का मतलब है द रीजन बिटवीन एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड फेरिंग्स। फेरिंग्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बीच का जो पाथ है उसी को हम लोग नाम देते हैं नजल पैसेज का। नजल पैसेज में दो काम होगा। पहला काम है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। एयर फिल्टर होता है यहाँ पर, क्योंकि नजल पैसेज में लगा हुआ है फाइन हेयर्स। हम लोग जानते हैं नाक में फाइन हेयर्स बाल होता है, और इसी के साथ इसके वाल में एक और चीज है जिसको बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। ये सेबेसियस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है, स्लिपरी सब्सटेंस, और ये स्लिपरी सब्सटेंस और हेयर दोनों मिलके डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। ट्रैप, डस्ट पार्टिकल ट्रैपिंग, यानी एयर में मौजूद जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करने का काम, रोकने का काम ये सेबेसियस ग्लैंड का म्यूकस और हेयर करता है। इस तरह से एयर फिल्टर हो जाएगा जिससे कि लंग्स को कोई इन्फेक्शन ना हो और अननेसेसरी सब्सटेंस अंदर ना जा सके। दूसरा जो मेन काम है यहाँ पर होने वाला है वो है स्मेल डिटेक्शन। स्मेल डिटेक्शन, एयर का स्मेल डिटेक्शन इसी नजल चेंबर में होता है, क्योंकि नजल चेंबर में पोस्टेरियर रीजन में, पोस्टेरियर रीजन में प्रेजेंट है एक स्पेशल इफेक्ट, एक स्पेशल सेल जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, ये ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम कनेक्टेड होता है ब्रेन से, इसका नर्व ब्रेन तक जाता है। तो जैसे ही एयर इंटर करेगा और इस ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से टकराएगा, उसके बाद ये मैसेज चला जाता है ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम के थ्रू ब्रेन में, और ब्रेन इसको पहचानता है और इसके सेंट को, और इसके सेंट को, स्मेल को अनुभव करता है। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को सूंघ कर बता देते हैं कि इसका स्मेल कैसा है। तो यहाँ पर स्मेल डिटेक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट काम भी होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स को इससे पहले हम लोग देख चुके हैं न्यूट्रिशन में। ये कॉमन स्पेस है, कॉमन स्पेस एट विच फूड, एयर, वाटर एंड फूड, एयर, वाटर एंड फूड कैन मिक्स्ड,
कैन मिक्स्ड। नजल पैसेज, उसके जस्ट नीचे होता है बकल कैविटी, और बकल कैविटी दो ओपनिंग के थ्रू यहां पर कनेक्टेड है। एक का नाम है गलेट और दूसरे का नाम है ग्लोटिस। ग्लोटिस ये है फूड पाइप और ये है विंड पाइप यानी ट्रेकिया, विंड पाइप। नजल पैसेज से जब एयर इंटर करेगा तो ये चला जाएगा ग्लोटिस के थ्रू ट्रेकिया में, और बकल कैविटी से जब खाना निगल जाते हैं यानी स्वेलिंग करते हैं तो ये चला जाता है गलेट में, फूड पाइप में, ओसोफेगस में। और इसी रीजन को, कॉमन रीजन, इसी को हम लोग नाम देते हैं फेरिंग्स का। ये है फेरिंग्स रीजन। तीसरा पार्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। साउंड का प्रोडक्शन यहीं से होता है। इसके अलावा ये क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स। ये 4 कार्टिलेज से बना हुआ है। लोकेटेड ऑन ट्रेकिया। ये कहां पर लोकेटेड है, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया जो विंड पाइप है, विंड पाइप, इसी के जस्ट ऊपर में एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। ये वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और इसी वोकल कॉर्ड, ये एक तरह का मेम्ब्रेन है और इसी वोकल कॉर्ड से साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो ये नीचे से, लंग्स से एयर ऊपर आएगा और इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है, तब जाके साउंड का प्रोडक्शन होता है। साउंड बॉक्स के ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस, ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर में एक कवरिंग लगा हुआ है जिसको हम लोग नाम देते हैं ईपीग्लोटिस का, ईपीग्लोटिस। ये ईपीग्लोटिस है कवरिंग और इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। चौथा पार्ट है ट्रेकिया यानी विंड पाइप। विंड पाइप ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एयर कैरी करता है फेरिंग्स से लंग तक। इसके लेंथ की अगर बात करें, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये पाइप लाइक यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये कैरी करता है, इट कैरी एयर फ्रॉम फेरिंग्स टू लंग्स। फेरिंग्स से लंग्स तक एयर को कैरी करने का काम ट्रेकिया का ही है। ट्रेकिया में कुछ कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है जिसका नंबर 16 से 20 होता है। ये सी शेप्ड का रिंग होता है, सी शेप्ड, सी स्ट्रक्चर की तरह होता है और ये कोलैप्स होने से बचाता है किसको, ट्रेकिया को। ये अगर ट्रेकिया, तो ये ट्रेकिया के ऊपर में फ्रंट साइड से 16 से 20 सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट है जो इसको कोलैप्सिंग से बचाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अगर गर्दन इधर उधर कहीं घुमाया जाए तो ये कोलैप्स ना कर जाए, जिससे बचाने के लिए यहां पर सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट है। ट्रेकिया के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जैसे ही थोरैसिक कैविटी में इंटर करता है उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। और ये अब इंटर कर जाएगा किसमें, लंग्स में। और लंग्स में जैसे ही इंटर करता है उसके बाद ये फर्दर कई सारे ब्रांच में डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड हो जाएगा हजारों ब्रांच में। और इस स्ट्रक्चर को भी अलग अलग नाम देते हैं, जैसे ही पहला है प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकस, और धीरे धीरे इसी तरह कई सारे ब्रांच में बंटने के बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बहुत ही पतला फाइन स्ट्रक्चर है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ही अटैच होता है किससे, अल्वियोलाई से। ये स्ट्रक्चर अल्वियोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर है अल्वियोलाई, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा ब्लड में। तो अल्वियोलाई में जो मेन काम है वो है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैसेज। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इसी अल्वियोलाई में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर जिसका नाम है लंग्स, पल्मोन, इट इज मेन
रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बॉडी का, लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। चेस्ट रीजन के कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। अंडर द रिब्स, अंडर द रिब्स, रिब्स के अंदर, रिब्स के अंदर थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट है और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे लंग्स, हार्ट, इसको प्रोटेक्ट करने का काम इसी थोरेसिक कैविटी का है। इसके अलावे लंग्स कवर रहता है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन इसको कवरिंग देता है और प्रोटेक्शन भी देता है। लंग्स नंबर में दो है, एक है लेफ्ट लंग और एक है राइट लंग, राइट लंग्स। लेफ्ट लंग का जो वेट है वो है लगभग 575 ग्राम और राइट लंग का वेट होता है 625 ग्राम, थोड़ा सा ज्यादा। लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट वो किसको कहते हैं? अल्वियोलाई को। अल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अल्वियोलाई का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके बाहर में ब्लड वेसल का सप्लाई है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। अल्वियोलाई के अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब एयर इंटर करता है इस अल्वियोलाई में तो ये अल्वियोलाई रिलैक्स होता है, फैल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, श्रिंक कर जाएगा और फिर यहां से एयर निकल जाएगा। अल्वियोलाई के वॉल में एक स्पेशल सेल लगा हुआ है, इस सेल का नाम है न्यूमोसाइट सेल, न्यूमोसाइट सेल। ये न्यूमोसाइट सेल एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं लेसिथीन, लेसिथीन। ये लेसिथीन एक केमिकल सब्सटेंस है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू अल्वियोलाई। अल्वियोलाई को फ्लेक्सिबल रखने में, इस अल्वियोलाई को फ्लेक्सिबल रखने में इस लेसिथीन का कमाल है। ये लेसिथीन इसी वॉल पे सिक्रीट होता है ताकि जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये बार बार रिलैक्स और बार बार श्रिंक करता है। इस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए ये लेसिथीन काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर ये लेसिथीन कम होगा तो फिर चेस्ट रीजन में, लंग्स में पेन स्टार्ट होगा, दर्द स्टार्ट होगा। अल्वियोलाई का नंबर 300 मिलियन के आसपास होता है, लगभग 300 मिलियन इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स मिलाकर अल्वियोलाई लगभग 300 मिलियन में है, यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अल्वियोलाई का सरफेस एरिया लगभग 100 मीटर स्क्वायर होता है, बोथ लंग्स, बोथ लंग्स मिलाकर अगर हम लोग उसको सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसका ये सरफेस एरिया होता है लगभग 100 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया। लंग्स एक सॉलिड एंड होलो स्ट्रक्चर है, सॉलिड भी है और अंदर से होलो भी है अल्वियोलाई के कारण। लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। लंग्स के नीचे में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायफ्राम, ये डायफ्राम, और इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच बीच में प्रेजेंट है। ये रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है जो इसको आउटवर्ड, ऊपर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। और डायफ्राम, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये लंग्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, जिससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है और जिसके कारण एयर इंटर कर जाएगा एटमॉस्फेयर से लंग्स में। डायफ्राम लंग्स को खींचेगा किधर? डाउनवर्ड, और इंटरकोस्टल मसल्स आउटवर्ड, आउटवर्ड, और इसके कारण वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो होता है इंक्रीज। और फिर जब ये रिवर्स प्रोसेस होगा तब फिर वॉल्यूम घट जाएगा जिससे एयर बाहर आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। अब हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस, जब एयर इंटर कर जाएगा किसमें? लंग्स में। द प्रोसेस इन विच एयर इंटर इनटू लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एयर आउट फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जब सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा? एयर लंग्स में आ जाएगा, एयर आएगा लंग्स में एटमॉस्फेयर से, और फिर जब सांस छोड़ देंगे तो यही एयर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसी सांस लेने और छोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग।
नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमाइनल ब्रीदिंग कहा जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग ऑल्सो नोन एज एब्डोमाइनल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में दो स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी सांस लेना। जब सांस लेने का प्रोसेस चलता है तो इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। द प्रोसेस इन विच एयर इंटर इनटू लंग्स फ्रॉम एटमोस्फेयर इज नॉन एज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा? इंस्पायरेशन में डायफ्राम, ये जो लंग्स के नीचे अटैच मेम्ब्रेन है डायफ्राम, ये होता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लंग्स को खींचता है। लंग्स को नीचे की तरफ खींचेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इंटरकोस्टल मसल ये आउटवर्ड खींचता है लंग्स को, आउटवर्ड। इस दोनों के कारण लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बाहर से एटमॉस्फेयर से इंटर कर जाएगा लंग्स में, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वहां से एयर मूव कर जाता है लंग्स में। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इंस्पायरेशन का। इसमें टाइम लगता है 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड लगता है इंस्पायरेशन में। और दूसरा प्रोसेस है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ने का प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच एयर आउट फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फेयर इज नॉन एज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा? जो डायफ्राम था, डायफ्राम ये हो जाएगा रिलैक्स्ड। और इंटरकोस्टल मसल ये भी इनवर्ड चला जाता है, इनवर्ड। इस दोनों के कारण लंग्स का वॉल्यूम हो जाता है कम और प्रेशर हो जाता है हाई, जिसके कारण प्रेशर हाई होने के कारण एयर मूव कर जाएगा एटमॉस्फेयर की तरफ। प्रेशर लंग्स का हाई है, इसलिए एयर मूव कर गया एटमॉस्फेयर में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन। इसमें टाइम लगता है 3 सेकेंड। तो इस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस चलता है। ब्रीदिंग मीन्स इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, इस दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो रेट है, ब्रीदिंग रेट यानी 1 मिनट में 16 से 20 बार हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ब्रीदिंग रेट 16 से 20 पर मिनट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी गैस है कौन कौन? ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एक्सचेंज कैसे होगा और किस जगह होगा? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई 2 जगह पर एक्सचेंज होता है मेनली, एक अल्वियोलाई में और एक टिश्यू में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो यहां से आता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अल्वियोलाई में जाने के बाद ये फिर अटैच हो जाएगा किससे? आरबीसी के हीमोग्लोबिन से, और ये बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। और यहीं पर जो बाइकार्बोनेट आयन है, ब्लड से बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO2 रिलीज। और CO2 रिलीज होने के बाद फिर हम लोग जब सांस छोड़ेंगे तो फिर ये चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। वहीं दूसरी तरफ टिश्यू साइट में क्या होगा? ये ब्लड से होते हुए HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया और फिर ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, और यही ऑक्सीजन चला जाएगा सेल में और वहां पर फिर इसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा फर्दर। दूसरी तरफ सेल में जो बाई प्रोडक्ट CO2 बना है, इस CO2 का कन्वर्शन होगा और ये बन जाएगा बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन फिर चला जाएगा ब्लड से होते हुए अल्वियोलाई में, और फिर वहां पर ये रिलीज हो जाएगा और फिर वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 97% ट्रांसपोर्टेशन होता है आरबीसी के हीमोग्लोबिन से। आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो 97% ऑक्सीजन कैरी करता है, और 3% ऑक्सीजन कैरी करता है प्लाज्मा। ब्लड का प्लाज्मा 3% ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है।
एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। इस हिसाब से 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, 20 ml ऑक्सीजन। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 का जो 70% पार्ट है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावे 5 से 7% पार्ट प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होगा और बचा हुआ 23 से 25% पार्ट हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है थोड़ी सी भी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, इसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।